हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 7 कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपका कवर किया था। अब उससे रिलेटेड जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम करने वाले हैं। कुछ लिख कर करने वाले हैं और कुछ रीड करके हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनसे शुरू करने वाले हैं। ये कुछ नया नहीं है, आपने जो लास्ट वीडियोस में कंपनीज एक्ट का पढ़ा सब उन्हीं में से ही आपका पूछा जाने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर ए प्राइवेट कंपनी एज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनीज में? 200 होने चाहिए, जो कि आपका एक्सक्लूड करता है present and the past employee of the company. Minimum 2, maximum 200 in a private company. ठीक है, perfect. Next is document that regulate the management of internal affairs of the company. वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी रेगुलेट करता है? देखिए, आपने पढ़ा था एक एमओए पढ़ा था, आपने एक एओए पढ़ा था। एमओए जो चार्टर होता है कंपनी का, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और एओए होता है इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, जो मैनेजमेंट को इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन बताता है। तो ये कौन सा होता है हमारा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये नहीं, ये होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? एनी डाउट? ये सब जो आपने रीड किया उसी में से ही सब पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो बस आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से रीड करना है, कहीं से भी कुछ भी बीच में से पूछा जा सकता है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस constitute how much percentage of total share capital और business decision under an agreement। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए कितना परसेंट कैपिटल होना चाहिए? देखिए, आपने एक पढ़ा था टॉपिक एसोसिएट कंपनी का। एसोसिएट कंपनी कौन होती है? जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है दूसरी कंपनी का। ठीक है, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर दूसरी कंपनी ने होल्ड की हुई हो। कितनी? एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। 2% नो, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। क्लियर? एनी डाउट? चले आगे। यस मैम, ओके। ए प्राइवेट कंपनी विच इज सबसी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज। आपने पढ़ा था कि कोई भी पब्लिक कंपनी है उसकी सबसी है और वो मान लो प्राइवेट कंपनी है। एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, ए, ये पब्लिक कंपनी है। जो बी है वैसे तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये क्या है? सबसी है पब्लिक कंपनी की। तो ये प्राइवेट कंपनी हो पर इसको क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। तो ये बोला जाता है पब्लिक कंपनी की सबसी भी क्या होती है? पब्लिक कंपनी होती है, चाहे वो अपने आर्टिकल में क्या हो? प्राइवेट कंपनी हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। Clear? Which one of the following is not the content of the memorandum of association? देखिए, नोट द कंटेंट, इनमें से कौन सा एमओए का कंटेंट नहीं है? नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज। आपने पढ़े थे 6 क्लॉज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं एमओए के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपने पढ़ा था नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है, नेक्स्ट फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, पर्पस क्या होता है, फिर 4th लायबिलिटी क्लोज होता है, आपने पढ़ा था, 5th कैपिटल क्लोज होता है, 6th एसोसिएशन क्लोज होता है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है। नेम क्लोज, रजिस्टर ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। आंसर इज डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लोज, जो कि कंटेंट नहीं है किसका? एमओए का। क्लियर? नेक्स्ट इज एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज जो कि एमओए है उसमें जो लिख दिया, अगर कंपनी उसके अदर देन कुछ करती है तो उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाता है, बियॉन्ड द पावर। एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस ए कंपनी when it is beyond the power. An act is said to be ultra virus of the company, of the director but not the company, conferred on the company by the article of the company. Act is said to be ultra virus of the company.
नेक्स्ट इज टर्कोइन रूल इज रिलेटेड टू, देखिए इंपॉर्टेंट है 4-5 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए टर्कोइन रूल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, टर्कोइन रूल इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड होता है, इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये आपने पढ़ा था, जो इंडोर मैनेजमेंट होता है, एक्सेप्शन होती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो जिसमें ये नहीं माना जाता है कि बाहर वाले को, आउटसाइडर को कंपनी की नॉलेज है, मतलब वो प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी ने अपनी जो भी इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी है। तो इसका एक केस स्टडी भी दिया हुआ था, टर्कोइन रूल। तो ये किससे रिलेटेड है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, मिनिमम कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी में 2 एंड पब्लिक कंपनी में 7, मैक्सिमम कितने चाहिए 200, और मैक्सिमम यहाँ पर देयर इज नो लिमिट, तो यहाँ पर 2 and 7। क्लियर, एनी डाउट, चले आगे। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड हु हैज स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। ओपीसी कौन खोल सकता है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में स्टे किया हो इंडिया में, कितने दिन, 120 days। नेक्स्ट इज XYZ is limited having 15% share capital held by X Limited. XYZ is having 15% share capital of X Limited, 50% central government, 10% state government, 25% other people. The company will be, देखिए अब इसको देखते हैं, XYZ ने कितने लिए हुए हैं, 15% ऑफ X Limited, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं 10%, सॉरी 50%, और स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं 10%, और अदर्स ने लिए हुए हैं 25%। तो ये कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है कि गवर्नमेंट किसी कंपनी में वोटिंग पावर नॉट लेस देन किसके द्वारा होल्ड हो, या तो सीजी के द्वारा या एसजी के द्वारा या दोनों के द्वारा, कितना 51%, दोनों ने मिलकर। अब ये देखिए सीजी और एसजी ने यहाँ पे कितना होल्ड किया हुआ है, 60%, तो विच इज़ मोर देन 51%। तो ये कौन सी कंपनी मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। क्लियर, एनी डाउट भाई, बाकी आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ए प्रोटेक्शन दैट इज अवेलेबल टू, किसके लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसकी प्रोटेक्शन, कंपनी की, नो आउटसाइडर की। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है वो किसके फेवर में काम करता है, आउटसाइडर। जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो किसके फेवर में काम करता है, शेयर होल्डर, कंपनी के फेवर में काम करता है, और जो इंडोर मैनेजमेंट होता है वो आउटसाइडर के फेवर में काम करता है। Your last question is objective type, 1 mark question. The doctrine which advocates the fact that the company cannot act beyond the scope of its memorandum of association, that is ultra virus. कंपनी अपने उसको अल्ट्रा वायरस अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में जो भी लिख दे उससे अदर देन काम करती है, तो उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर, जो कि स्टार्टिंग से क्या होता है, नल एंड वॉइड होता है। एंड में इन सब के आपके आंसर्स दे दिए हैं, तो आप ये इजीली कर सकते हैं, कोई डाउट नो। चले आगे, और ये इजीली बुक्स अवेलेबल है आपके सीए इंडिया पर, तो आप ये बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय गारंटी कंपनी, स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन ए गारंटी कंपनी एंड ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। देखिए गारंटी कंपनी क्या होती है और क्या सिमिलरिटीज हैं और डिसिमिलरिटीज है, डिफरेंस है बिटवीन द गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम मार्किंग करें 1 to 3 में से, तो जो ये इसको हम देंगे 3 मार्क्स नहीं 3 नंबर, 1 वेरी इंपॉर्टेंट, 2 50-50, 3 लीस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो गारंटी कंपनी क्या होती है, जिसमें देखिए सबसे पहले की गारंटी कंपनी वो होती है जिसमें जो शेयर होल्डर मेंबर्स को स्टार्टिंग में एक अमाउंट की गारंटी देते हैं
कि वो वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं होगी कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए, वो अमाउंट उनके द्वारा पे की जाएगी। ओनली कब? जब कंपनी गोइंग कंसर्न है तब नहीं, जब कंपनी वाइंडिंग अप में है तब ही वो अमाउंट को मंगवाया जा सकता है, और वो भी तब जब कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटी को पे करने के लिए। इसको बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो इनमें सिमिलरिटीज क्या होती है, गारंटी कंपनी और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में दोनों को ही अमाउंट पे करनी होती है। जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसमें कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में लिमिटेड होती है अप टू अनपेड अमाउंट, और इसमें जो गारंटी कंपनी में जो भी उन्होंने क्या दिया है, गारंटी दी है, उतनी अमाउंट उनको पे करनी होती है। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या होती है? दोनों को अपने नाम के पीछे लिखना होता है लायबिलिटी इज लिमिटेड, लायबिलिटी इज लिमिटेड। और दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? जो आपका हैविंग शेयर कैपिटल होते हैं अनपेड अमाउंट वो कंपनी कभी भी मंगवा सकती है गोइंग कंसर्न एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बट जो गारंटी अमाउंट होता है वो सिर्फ मंगवाया जा सकता है वाइंडिंग अप के टाइम पे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी defines as the company having the liability of its member limited by memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of being bound up। memorandum में given होता है कि जो members है वो कितना पे करेंगे at the time of winding up of the company। Thus the liability of members of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum। उतनी ही अमाउंट पे करनी है, कोई उनको अपनी एसेट नहीं बेच के पे करना है, जितनी उन्होंने गारंटी दी है सिर्फ उतना ही पे करना है। The common features between a guarantee and share company are legal personality and limited liability। In latter case the member liability is limited to the amount remaining unpaid on the share which is member holds। Both of them state in their memorandum that member liability is लिमिटेड। दोनों को मेमोरेंडम में लिखना है कि मेंबर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वो लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। इन केस ऑफ ए गारंटी जितना उन्होंने गारंटी दिया है वो अमाउंट तक। डिफरेंस यही होता है उन दोनों के बीच में। इसमें हम आफ्टर ओनली कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप मंगवा सकते हैं, किसमें? गारंटी कंपनी में, और इसमें हम मंगवा सकते हैं इधर ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम एंड ड्यूरिंग इट्स वाइंडिंग अप। ये इनका डिफरेंस होता है। क्लियर? अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। कैन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी। ये आपको पूरे कंपनी लॉ में एक सेक्शन है जो कि याद करना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनीज बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, इफ सो व्हाट प्रोसीजर डज इट हैव टू अडॉप्ट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या सेक्शन 8 कंपनी बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो सकता है? यस। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? देखिए सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है? जिनका मेन पर्पस होता है चैरिटी करना, जो वो अपने प्रॉफिट को सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकती है। वो डिविडेंड अपने मेंबर्स में डिविडेंड को डिवाइड नहीं कर सकती है, डिविडेंड नहीं दे सकती है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है, लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद ये सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। जो भी कंपनीज होती है अगर प्राइवेट है तो उनको प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगाना है। बट सेक्शन 8 कंपनी भी कंपनी है, बट इनको ये एक्सेप्शन दी जाती है कि उनको नाम के पीछे ये लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सेक्शन 8 कंपनी है। तो चलिए, यस ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट बाय फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। Section 8 companies deals with the formation of company which are formed to promote the charitable object। मेन उनका क्या होना चाहिए? पर्पस चैरिटी करना, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। पेड़ पौधे लगाने जो हम स्कूल में लगाया करते थे। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना प्रॉफिट अप्लाई कर सकती, यूज़ कर सकती है, अदर देन इसके यूज़ नहीं कर सकती है। प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। The central government has the power to issue license for registering a Section 8 company। Section 8 company allow the central government to register such person or association of person as company with limited liability without the head adding the words। देखिए Section 8 कंपनीज को
सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है, वो उनको अलाउ करता है कि वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज़ ना करे। रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को रजिस्टर कर देता है अंडर द सेक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन सेल एंजॉय से प्रिविलेज ऑब्लिगेशन एज ए लिमिटेड कंपनी। क्लियर? तो इसको हम मार्किंग देते हैं 250-50 चांसेस। नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम देंगे 1। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब होता है? कंपनी के एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज उसका लिखा होता है। अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से कुछ अदर देन कोई भी काम करती है तो वो क्या माना जाता है? अल्ट्रा वायरस माना जाता है, जो कि नल एंड वॉइड होता है। देखिए इसमें ये बोला जाता है कोई भी कंपनी से जो पर्सन डील कर रहा है उसने कंपनी का मेमोरेंडम जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसको रीड कर लिया है, उसको कंपनी के बारे में सारी नॉलेज है। अगर वो कंपनी से डील करता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अल्ट्रा वायरस का ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। अब ए का है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ठीक है, रोड वोड बनाने का, और ए ने शुरू कर दिया गोल्ड बेचना, तो बी ने उसको एडवांस पेमेंट दे दिया है और ए ने उसको गोल्ड देने से मना कर दिया है। तो ये क्या माना जाता है? अल्ट्रा वायरस माना जाता है। ये क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। बियॉन्ड द पावर, कंपनी के एग्जैक्ट क्लोज में लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी गोल्ड बेच रही है और बी ने एडवांस पेमेंट कर दी, तो ये माना जाता है कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता है, तो वो इस केस में बी क्या इसके ए के ऊपर केस कर सकता है, शू कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि बी को पता है कि उस कंपनी का क्या काम है, वो अपने बियॉन्ड द पावर अल्ट्रा वायरस काम कर रही है, तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। ऐसे ही अगर इसको अपोजिट कर दे, ए ने उसको गोल्ड एडवांस में दे दिया और बी ने उसको पेमेंट देने से मना कर दी, तो कंपनी भी इसके बी के ऊपर क्या नहीं कर सकती है? केस नहीं कर सकते। ना ही कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकते, ना ही कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है इस केस में। क्लियर? एक इसमें आपका ना एक केस स्टडी भी हुआ था जो कि मैंने ऑलरेडी आपके प्रीवियस वीडियोस में बताया। असबरी रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे करके हुआ था। असबरी रेलवे कंपनी का बिजनेस फाइनेंस करना नहीं था उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में, बट उन्होंने रीचे को फाइनेंस किया कि तुम रेलवे लाइन बनाओ, हम तुमको फाइनेंस करेंगे। लास्ट बाद में रीचे ने वो मनी देने से मना कर दिया, तो असबरी ने बोला कि भाई पैसे चाहिए। कोर्ट में जाके कोर्ट ने बोला कि आपका अल्ट्रा वायरस है तो आप इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ये बोलते हैं अल्ट्रा वायरस को शेयर होल्डर अमेंड भी नहीं कर सकते बाय यूनानिमस कंसेंट के साथ भी। 100 के 100 शेयर होल्डर अगर इन फेवर वोट भी कर दे तो भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो पास्ट में ट्रांजेक्शन हो चुकी है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने ईजी लैंग्वेज में लिख दिया है, तो आप इसको कर सकते हैं। Ultra virus is simply beyond their power. It is a fundamental rule of company law that the object of a company as stated in memorandum can be depart from only to the extent permitted by this act. MOA से बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। वो कब कर सकती है? जब परमिटेड बाय एक्ट में कुछ लिख दिया है तो ही कर सकती है। The impact of doctrine of ultra virus is that a company can neither be sued और कोई कंपनी के ऊपर भी इस केस नहीं कर सकता है, ना ही कंपनी किसी के ऊपर कर सकती है। MOA इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। वन जो डील करता है कंपनी के साथ, ये मान लिया जाता है कि उसको कंपनी की पावर के बारे में पता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन नॉट बी रेक्टिफाई, जिसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्लियर? तो आप ये लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका खत्म होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसको भी हम 1 मार्क्स देंगे। इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में।
explain clearly the doctrine of indoor management as applicable in cases of company registered under the Companies Act 2013. Explain the circumstances in which an outsider dealing with the company cannot claim any relief on the ground of indoor management. In which an outsider dealing with the company cannot claim any relief on the ground of exception पूछा गया और इंडोर मैनेजमेंट पूछा गया है. देखिए इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ पर आपने अभी पढ़ा अल्ट्रा वायरस पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें मान लिया जाता है कि बाहर वाले ने सब कुछ पढ़ा है. इंडोर मैनेजमेंट क्या है, उसकी एक्सेप्शन है, जहाँ पर ये माना जाएगा कि कंपनी ने अपने इंटरनल जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो कंप्लाई कर दिए गए हैं, ठीक है. तो वो होता है इंडोर मैनेजमेंट, जहाँ पे ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि उनको सब पता है, जहाँ पर ये माना जाएगा कि कंपनी ने जो उनकी इंटरनल पावर्स है वो कंप्लीट कर दी गई है. इसको बोला जाता है इंडोर मैनेजमेंट. बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शन होती है, तो उस एक्सेप्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे. देखिए इंडोर मैनेजमेंट द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर, ये इन फेवर ऑफ आउटसाइडर काम करती है. इंडोर मैनेजमेंट हमने 1 मार्क्स में भी पूछा था ना कि जो इंडोर मैनेजमेंट होता है इन फेवर ऑफ आउटसाइडर, क्योंकि जहाँ पर ये प्रज्यूम नहीं किया जाता आउटसाइडर को सब पता है, जहाँ पर क्या माना जाता है कि कंपनी के इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन कंप्लीट हो चुके हैं. Are supposed to have satisfied themselves regarding the competence of the company to enter into proposed contract, are also entitled to assume that the company internal compliances to procedure regulation by the company is concerned, everything has been done properly. वो ये मानते हैं कि कंपनी का जो भी इंटरनल रूल रेगुलेशंस है वो क्या है, प्रॉपरली कंप्लीट हो चुके हैं. They are bound to examine the registered documents of the company and ensure that the proposed dealing is not inconsistent therewith, but they are not bound to do more. They are fully entitled to presume regularity and compliance by the company with the internal procedure by the memorandum and the article. देखिए ये केस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेन रूल, जिसको बोला जाता है टर्क्वेन इस रूल इज इम्पॉर्टेंट. तो इस केस में क्या हुआ था ना, रॉयल ब्रिटिश बैंक, तो इसमें रॉयल जो बैंक से टर्क्वेंट बैंक से उन्होंने क्या लिया, पौंड 2000 बॉन्ड का पौंड देकर बैंक से उन्होंने रुपए लिए. बाद में उन्होंने बोला कि उस पे साइन भी थे डायरेक्टर के. फिर बाद में उन्होंने बोला कि हवा कंपनी का हमने इसमें रिजोल्यूशन पास नहीं किया था. तो बट ये बैंक ने बोला कि भाई उसमें ठीक है आपका लिखा हुआ रिजोल्यूशन पास होना है, बट ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि आपने रिजोल्यूशन पास किया नहीं किया. कोर्ट ने भी यही बोला कि ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि जो भी इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन है वो आपने कंप्लीट कर दी है, तो इस केस में आपको बैंक को रुपए देने ही पड़ेंगे. तो ये टर्क्वेन रूल था. बट अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये प्रज्यूम नहीं किया जाएगा अगेन कि कंपनी की इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है. वो कौन कौन से केसेस है देखिए. फर्स्ट है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देखिए यहाँ पर मान लो एक पर्सन है, ए है और एक बी है, कि कंपनी लोन कितना दे सकती है, कंपनी लोन दे सकती है 2 करोड़ का. अगर कंपनी इससे ऊपर लोन देगी तो उसको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत होगी, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. एक ए कंपनी है तो ये लोन कितना दे सकती है या ले सकती है, 2 करोड़ तक का लोन ले सकती है. अगर वो इससे ज़्यादा लोन लेगी तो ये माना जाएगा कि उसको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत होगी, उसको क्या पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अब ये बी है, इसने कंपनी को लोन दे दिया 10 करोड़ रुपीस का, इसने कंपनी को लोन दे दिया 10 करोड़ का, और जबकि कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो ये क्या बी मान लेगा कि कंपनी का रिजोल्यूशन जो है पास हो चुका है. इंडोर मैनेजमेंट तो यही कहता है ना कि मान लिया जाएगा, बट ये उसकी एक्सेप्शन की बात करते हैं. अगर लोन देने वाला पर्सन ही कंपनी का क्या हो, डायरेक्टर हो, तो इस केस में जो इंडोर मैनेजमेंट है वो अप्लाई नहीं होगा. क्योंकि अगर कंपनी का डायरेक्टर है, उसको पता है कि कंपनी लोन कितना ले सकती है, 2 करोड़. अगर कंपनी उससे ज़्यादा लेगी तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. डायरेक्टर है कंपनी का, अगर वो ही ये नहीं कर रहा है तो वहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट का रूल अप्लाई नहीं होगा. एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी.
The rule does not protect any person when the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the irregularity. उसको तो पता है ना कंपनी का. तो इस केस में ये था in Harvard versus Patent Every Manufacturing Company, where the director could not defend the issue of debenture to themselves because they should have known that the extent of which they were lending money to the company requires the assent of the general meeting, which they had not obtained. उनको पता है कि भाई एक लिमिट के बाद तुमको जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है, ऑब्टेन लेने, परमिशन लेनी है. अगर तुम नहीं करोगे तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा. सेकंड आता है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी. इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल ये क्या कहता है, इरेगुलरिटी. अब आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप कंपनी से चौकीदार हैं, वहाँ पर आप उसको कहते हो भाई ये कंपनी बेच दो, और वो बेच देता है, आप उसको रुपए दे देते हो. क्या आपको नहीं पता कि चौकीदार के पास कंपनी को सेल करने की पावर है या नहीं है? इसमें अकाउंटेंट से अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, कंपनी बाय कर रहे हो, सीए से बाय कर रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि सीए या अकाउंटेंट जो भी है वो आपको कंपनी सेल कर सकते हैं या नहीं? तो वो इसी केस में यही हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने कंपनी बाय कर ली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. द डॉक्ट्राइन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव negligently, where the person dealing with the company is put upon an inquiry. For example, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is duty to the outsider to make necessary inquiry. अगर चौकीदार चार्टेड अकाउंटेंट आपको कंपनी बेच रहा है तो आपकी वो ड्यूटी है कि आप उसको इंक्वायरी करें कि इनके पास वो पावर है या नहीं. ये नहीं मान लोगे कि भाई जो भी फॉर्मेलिटीज थी सब कंप्लीट हो गई है. नहीं, जहाँ पर इंक्वायरी की ज़रूरत है वहाँ पर आपको इंक्वायरी करनी है. तो यहाँ पर भी ये इंडोर मैनेजमेंट रूल अप्लाई नहीं होगा. द प्रोटेक्शन ऑफ टर्को एंड रूल इज आल्सो नॉट अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टांसेस सराउंडेड द कॉन्ट्रैक्ट are suspicious and therefore invite inquiry. Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to an act in matter विच इज़, देखिए ये केस हुआ था आनंद बिहारी लाल वर्सेस जिंसो एंड कंपनी. प्लेंटिव एक्सेप्टेड ए ट्रांसफर ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट. द ट्रांसफर वाज हेल्ड वॉइड. अकाउंटेंट से तुम लोगे प्रॉपर्टी तो वो तो वॉइड ही मानी जाएगी ना. तो यहाँ पर भी इंडोर मैनेजमेंट टर्को एंड रूल विल नॉट अप्लाई. नेक्स्ट इज फोर्जरी. फोर्जरी तो देखिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. इस केस में क्या हुआ था, कंपनी सेक्रेटरी ने शेयर सर्टिफिकेट पे डायरेक्टर के झूठे साइन करके इशू कर दिया था, जो कि स्टार्टिंग से ही क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा. ठीक है. तो द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज टू ओनली टू इरेगुलरिटीज. देखिए जो इलीगल है वो इलीगल ही रहेगा. फोर्जरी इलीगल है, इरेगुलरिटीज पे अप्लाई हो सकता है बट इलीगल पे अप्लाई नहीं होगा. तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ था, कंपनी सेक्रेटरी हु हैड अफिक्स द सील ऑफ द कंपनी एंड फोर्स द सिग्नेचर ऑफ द टू डायरेक्टर इशू द सर्टिफिकेट, जो कि वॉइड माने जाएंगे क्योंकि जो टर्को एंड रूल इरेगुलरिटीज पे अप्लाई हो सकता है, इलीगल चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा. तो ये आपका था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और उसकी एक्सेप्शंस थी कि जहाँ पर ये इंडोर मैनेजमेंट रूल विल नॉट अप्लाई. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एवरीवन. एनी डाउट? चलिए आगे. चलिए हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ANSSC had large income in the form of dividend and interest. In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited company. देखिए पैसा ही पैसा. A है, उसके क्या थी, लार्ज इनकम थी. किससे? लार्ज इनकम थी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. ठीक है. उसने क्या किया, ए ने अपनी 4 अलग कंपनी बनाई, L1, L2, L3, L4. आगे बढ़ते हैं. He formed 4 private limited company and transferred his investment to them in exchange of their shares. उसको किसके पास भेज दिया, इन चारों के पास जो इनकम थी. ऐसा क्यों किया भाई, इतनी इनकम होगी तो क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. तो टैक्स से बचने के लिए क्या किया उन्होंने, ये सारी की सारी इनकम इनको L1, L2, L3, L4 को ट्रांसफ़र कर दी और इसके बदले में क्या ले लिए, शेयर्स ले लिए. अब आगे पढ़ते हैं.
The income earned by the companies was taken back by him as pretended loan, और उसके बदले में क्या ले लिया? लोन. अभी देखते हैं. Can A be regarded as separate from the private limited company he formed? क्या जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसे फर्स्ट पहला फीचर्स ऑफ द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या जो ए है उसको अलग माना जाएगा इन चारों से? यही पूछ रहा है ये. तो इसके देखिए क्या था ना, इस केस स्टडी में ए था, उसने टैक्स से बचने के लिए 4 कंपनीज बनाई और अपनी सारी इनकम इन चारों को ट्रांसफ़र कर दी. उसके बदले में शेयर्स ले लिए. अब जैसे L1 था, L1 को इंटरेस्ट हो रहा था, इनकम आ रही थी, इंटरेस्ट इनकम आ रही थी मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़. अब इसने क्या किया, ये इसको दे दिया एज अ लोन. ठीक है, लोन दे दिया. अब इसने ए ने क्या किया, इसको ले लिया लोन, लोन के रूप में ले लिया 1 लाख रुपीज़, लोन ले लिया. अब ये बोल रहा है कि मैंने तो लोन लिया, लोन पे कैसा टैक्स, तो नो टैक्स. अब यहाँ पे उन्होंने एज अ बैड डेट्स दिखा दिया कि ये लोन का पैसा तो वापस आएगा ही नहीं. यहाँ पे भी क्या हो गया, नील हो गया. ना इनको टैक्स पे करना ना इनको टैक्स पे करना. ऐसी समझदारी दिखाई मिस्टर ए ने कि भाई कंपनी अलग, उसके शेयर होल्डर अलग. तो ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी हुआ था इसका, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड. इसमें सैलोमन ने अपनी एक कंपनी बनाई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी. उसने वो अपना बिजनेस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया था. उस केस में माना गया था सेपरेट लीगल एंटिटी है. तो क्या इस केस में भी सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा? कोर्ट ने बोला भाई रुको. तो कोर्ट ने बोला कि भाई ए रुको, तुम इतना पैसा है, तुम्हें टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. तो इस केस में ये दोनों को एक ही नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, सॉरी, अलग अलग नहीं माना जाएगा. क्योंकि ये पर्पस क्या था, टैक्स की चोरी करने का पर्पस था. इस पर्पस के लिए तुमने एक अलग से 4 कंपनी बनाई, उनका कोई बिजनेस नहीं था, सिर्फ ये ही बिजनेस था, ना प्रीवियस कोई बिजनेस था ना फ्यूचर कोई बिजनेस था. तो इस केस में जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो ना मानी जाके दोनों को एक ही माना जाएगा. देखिए द हाउस ऑफ लॉर्ड इन सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड, ये बताया हुआ है एक कंपनी इज ए डिफरेंट पर्सन होती है जो कि सेपरेट होती है उसके मेंबर्स से. देयरफॉर हैज इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर हु हैव कॉन्स्टिट्यूट द कंपनी, बट under certain circumstances the separate legal entity of the company may be ignored by the court. कुछ केसेस में जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको इग्नोर किया जा सकता है बाय द कोर्ट. इसका एक केस स्टडी हुआ था दिनशो मैकेजी पीड़ित. इसमें हेल्ड किया गया था कि was not a genuine company at all but merely the assessee himself disguised that the legal entity of a limited company. The assessee earned whose income by way of dividend, so he opened some companies and purchased their share in exchange. This income was transferred back to assessee by way of loan. The court decided that the private company were a sham and the corporate will was lifted to decide the real owner of the income. Hence A cannot regarded as separate from the private limited company he formed. तो आपको ऐसे केस स्टडी लिख के आनी है. पहले बताना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड में केस स्टडी हुआ था, बट कुछ केसेस में कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट नहीं माना जाएगा. कोर्ट उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकती है. ये केस स्टडी हुआ था दिनशो मैकेजी पीड़ित. सेम केस आपके दिया हुआ है, तो इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा. तो अब हम इसको देते हैं 2. नेक्स्ट वन इज साउंड सिंडिकेट लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी है. ओके, इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर देते हैं द मैनेजिंग एजेंट टू बोरो बोथ शॉर्ट लॉन्ग लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. ओके, एक कंपनी है पब्लिक कंपनी, मान लो एस है, पब्लिक कंपनी है जिसमें मैनेजिंग जो उसके एम्पावर करते हैं मैनेजिंग एजेंट को कि वो लोन ले सकती है. ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है. क्लियर? ओके, ए नॉन बैंकिंग मिस्टर लीडर, the director of the company
approach Easy Finance Limited, a non-banking finance company, for a loan of 25 lakh in name of the company. The lender agreed and provided the above said loan. Later on उन्होंने लोन लिया 25 लाख का और उन्होंने दे दिया. Sound indicate रिफ्यूज कर दिया. क्यों भाई? repay the money borrowed on the pretext that no resolution authorized such loan have been actually passed by the company and the lender should have inquired about the same prior providing such loan, hence company not liable to pay such loan. उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया है. तो अब आप वो पढ़ो जो हमारा इंडोर मैनेजमेंट है, उसमें एक टर्क्वेंड रूल है. देखिए, एनालाइज द अबाउ सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट, एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ द साउंड सिंडिकेट लिमिटेड इज करेक्ट और नॉट. इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? ये वर्क करता है इन फेवर ऑफ आउटसाइडर. यहाँ पे परज्यूम कर लिया जाता है जो कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस है, रूल एंड अफेयर्स है, वो क्या है, कंप्लाई कर दिए गए हैं. टर्क्वेंड रूल में भी यही बताता है, जो कि लिक्विडेटर था कंपनी का, जहाँ पर उन्होंने लोन लिया था ब्रिटिश बैंक से और उन्होंने बाद में बोला कि हम आपका रीपे नहीं करेंगे क्योंकि आपने रिजोल्यूशन पास नहीं किया है. कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आप रिजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ है ये कंपनी की हेडेक है, हमारी नहीं. ये हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे आपने जो कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस है वो कंप्लाई कर दिए गए हैं, तो इस केस में भी यही अप्लाई होगा, तो उनको वापस लोन रिपे करना ही पड़ेगा. देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोड करेक्टली. जो पर्सन कंपनी से डील कर रहे हैं उनको ये इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है जो कंपनी के इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन है वो कंप्लाई हो चुके हैं कि नहीं. Once they are satisfied that the transaction is in accordance with the memorandum and the article, माना कि उसमें लिखा हुआ रेजोल्यूशन पास होना है, वो उन्होंने पढ़ लिया है, बट पास हुआ है नहीं हुआ है वो कंपनी को देखना है. Stakeholders need not inquire whether the necessary meeting was convened, held properly, or whether necessary resolution passed properly. They are entitled to take it granted that the company had gone through all this proceeding in a regular. वो ये मान लेंगे कि भाई ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स रेगुलर मैनर में जैसे होनी चाहिए थी वैसे हो गई है. द डॉक्ट्राइन हेल्प्स प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम द कंपनी एज स्टेट दैट द पीपल आर एंटाइटल्ड टू परज्यूम इंटरनल प्रोसीडिंग आर एज डॉक्यूमेंट सबमिटेड to the registrar of companies. What happens internal to a company is not matter of a public knowledge. An outsider can only presume the intention of a company but don't know the information he is not privy to. मतलब वो मान लेंगे कि भाई इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, वेदर कंपनी ने कंप्लीट की है नहीं की है वो कंपनी के ऊपर है. If not for the doctrine, the company could escape creditor by denying the authority of official to act on his behalf. In the given question, Easy Finance Limited, being external of the company, need not inquire whether the necessary resolution was properly passed. Even if the company claimed that no resolution authorized the loan was passed, the company is bound to pay the loan to Easy Finance Limited. Even कंपनी ने पास किया नहीं किया वो उनकी हेडेक नहीं है, वो परज्यूम कर लेगी पास हो चुका है और उनको वो लोन को रिपे करना ही पड़ेगा. दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट टर्क्वेंड रूल. आपका ये तो इम्पोर्टेंट है ही. फर्स्ट आपका नेक्स्ट है नवीन इनकॉर्पोरेटेड. क्या बनाया उन्होंने? 1 पर्सन कंपनी. ओके, ओपीसी, ठीक है. मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज द नॉमिनी. 1 पर्सन में एक नॉमिनी होना मैंडेटरी है. नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रोड. ओके, शादी हो गई भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा. Due to this fact, she is withdrawing her consent of the nomination in the said 1 person company. Taking into consideration the provision of the Companies Act, answer the question given below. If Namita is leaving India permanently, it is mandatory for her to withdraw her nomination in this said 1 person company. देखिए, नविता जो थी नॉमिनी थी, उनकी शादी हो गई है तो वो अपने जा रही है उनके साथ तो अब्रॉड. तो क्या नविता जो परमानेंटली लीव कर रही है मैंडेटरी है विड्रॉ करना? यस, क्योंकि मैंडेटरी है. ओपीसी के लिए जो भी नॉमिनी वही बन सकता है जो इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और लास्ट 120 डेज इंडिया में रहा है.
Yes, it is mandatory for Navita to withdraw her nomination in the SAD OPC as she is leaving India permanently, as only a natural person who is citizen, Indian citizen and resident in India shall be nominee in OPC. Only a natural person who is Indian citizen and resident in India can be nominee of a OPC. Clear? If Navita maintain the status of resident of India after her marriage, then can she continues her nomination in this SAD OPC? Yes. मेन क्या है, रेजिडेंट होना चाहिए, अगर है वो लास्ट 120 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में रहे. Navita can continue her nomination in SAD OPC if she maintain the status of resident of India after her marriage by staying in India for period not less than 120 days during the immediately preceding financial year. OPC के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कब होगा, जब वो 120 डेज लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो. Examine the following whether they are correct or incorrect along with reason. A company being an artificial person cannot own property and cannot sue or to be sued. ये करेक्ट है या नहीं है? ए कंपनी being an artificial cannot own property, ये तो इनकरेक्ट है. कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, बेच सकती है, केस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है. कंपनी एक नेचुरल पर्सन है बट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन शुड. इनकरेक्ट. ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल वर्थ. इट इज़ ए लीगल है, जुडिशियल है, क्रिएटेड बाय लॉ है. इसके पास सारे राइट है जो इंडिविजुअल के पास होते हैं. सेपरेट प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटी ले सकती है, केस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है. ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 2 मेंबर while a public limited company must have even 7 मेंबर. करेक्ट. प्राइवेट में मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट होती है और पब्लिक में 7 होती है. 7% कोई भी अपना मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्राइबर में नाम देके एक पब्लिक कंपनी बना सकता है. तो ये आपका क्वेश्चन बैंक जो है कंपनीज एक्ट के फिनिश हुए. तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड डे.